In the previous lecture, we have studied the concept of aggregate supply, in which we have analyzed the different shapes of aggregate supply curve. That is, aggregate supply curve in the immediate short run, which is horizontal slope, aggregate supply curve in the short run period, which is positively sloped, and finally aggregate supply curve in the long run period, which is vertical slope. Today we are going to analyze the very next topic, that is determinants of aggregate supply. There are basically two types of changes in aggregate supply curve. First one is due to change in the price level, and second one is due to change in the other factors. First one, which is due to change in the price level, there will be a movement along with the aggregate supply curve. उसमें सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे ये AS1 ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, AS1. तो अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो इसी कर्व के साथ ही मूवमेंट होगी. मतलब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, अगर आप प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, प्राइस लेवल कम हो रहा है तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है. इसी कर्व के साथ मूवमेंट होगी. सेकंड चेंज इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. और जब अदर फैक्टर चेंज होंगे उससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा. ये आपकी स्क्रीन पर मेंशन है कि इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. और ये जो अदर फैक्टर्स हैं, these are called as determinants of aggregate supply. इनको हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है. These named as the determinants of aggregate supply और changing factors of aggregate supply. बेसिकली ये फैक्टर कॉज बनते हैं एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट होने का. लेट्स सी हाउ these factors work. फर्स्ट वन इज इनपुट प्राइसेस. ये अकेली प्राइस नहीं है, कमोडिटी की प्राइस नहीं है, ये इनपुट प्राइस है, रिसोर्सेज प्राइस है. मतलब जो हम रिसोर्सेज या इनपुट या रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ये उसकी प्राइस है. अगर इनपुट प्राइसेस में इजाफा हो जाता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी. एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. ऑन द अदर हैंड, अगर इन इनपुट प्राइसेस में कमी आ जाती है, मतलब आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है या कोई व्हाट्सएवर कोई भी रिसोर्स सस्ता हो जाता है, उससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जबकि आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा. एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड. अब ये रिसोर्स इनपुट जो है ये डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और बाहर से इंपोर्ट किए भी हो सकते हैं. दोनों सेम वे में ही जो है वो वर्क करेंगे. दोनों के लिए हम अलग अलग एग्जांपल लेकर देख लेते हैं. 1.1 पे डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस, ये वही इनपुट प्राइस है, लेकिन वो इनपुट जो है वो ये डोमेस्टिक इनपुट है, मतलब बाहर से नहीं हमने परचेज की हुई है. फॉर एग्जांपल, जैसे लैंड है तो वो हमारी इनपुट है, लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं आप, रिसोर्स प्राइस है. लैंड की प्राइस या लेबर की प्राइस या कोई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इनपुट है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं डोमेस्टिक ही, मतलब वो अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस होता है कहीं, वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से या व्हाट्सएवर. अगर उस इन रिसोर्सेज की, डोमेस्टिक रिसोर्सेज की प्राइसेस में इजाफा होता है, ये सेम वर्क में अमल करेगा जैसे हम प्रीवियस चेक कर चुके हैं. डोमेस्टिक रिसोर्स की प्राइस में इजाफा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा.
जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्स। अब ये भी इनपुट प्राइस है, लेकिन ये इनपुट जो है वो बाहर दूसरे कंट्री से परचेज की गई है। जैसे हम ऑयल जो है वो या ऑयल प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑयल प्रोडक्ट्स जो है या ऑयल जो है ये हमारे रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो अगर इनकी प्राइसेस में इजाफा होता है तो इसको हम बोलेंगे प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्स। तो अगर इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस में इजाफा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड कि अगर जो है वो इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द सॉरी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ऑलमोस्ट तुम हमारी तमाम इंडस्ट्रीज में ऑयल जो है, पेट्रोल जो है, ये एज ए इम्पोर्टेड रिसोर्स जो है वो यूज़ होता है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे उन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाए हुए हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है वो ऑयल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो किसी ना किसी वे में ऑयल जो है वो वहाँ पे इम्पोर्टेड इनपुट यूज़ हो रही है। तो जैसे ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो आप कहते हैं जी फलां कपड़े की प्राइस भी बढ़ गई, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। वो यही वजह है कि इम्पोर्टेड रिसोर्स प्राइस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, विच कॉज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। So aggregate supply curve will shift to the left side in that case. Next is second major determinant of aggregate supply is productivity. प्रोडक्टिविटी को हम बेसिकली मेजर करते हैं टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। बेसिकली ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। क्या है ये? पर यूनिट आउटपुट। आपका एक यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये वो है प्रोडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपके जो है वो कॉस्ट कम होगी, मतलब आप ज़्यादा कम यूनिट से जो है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। देखिए ना, जैसे जापान को देखें आप, उनके इनपुट जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन आउटपुट उनकी वर्ल्ड थर्ड नंबर जीडीपी है। प्रोडक्टिविटी निकालने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Another important determinant of aggregate supply is legal institutional environment. लीगल इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट में दो वेरिएबल हैं, एक है बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज और दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज और दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशन। फर्स्ट बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज की बात करें। बिजनेस टैक्सेस ऑब्वियसली जो बिजनेसेस को ऑपरेट करने पर, बिजनेस को रन करने पर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई राहत देती है, जैसे गवर्नमेंट कोई बिजली के बिलों में आपको कोई रिलैक्सेशन दे देती है, कोई राहत दे देती है, या जो है वो आपको गैस के बिलों में कोई राहत दे देती है, तो वो सब्सिडीज है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जितने ज़्यादा टैक्सेस हों और जितनी कम सब्सिडीज हों तो उतनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन से निकाल कर ही टैक्सेस पे करना है। उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और जितने बिजनेस टैक्सेस कम हो और सब्सिडीज ज़्यादा हो तो उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
जैसे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट में अब टैक्स फ्री जोन बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल जोन है जो टैक्स फ्री जोन बनाई जा रही है, वहाँ पे टैक्सेस जो है वो कम से कम या ना होने के बराबर लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सब्सिडी भी दी जा रही हैं गैस की सूरत में, बिजली की सूरत में, ताकि इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जाए एग्रीगेट, ताकि प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा किया जा सके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। जितनी गवर्नमेंट ज्यादा रेगुलाइज्ड होगी उतनी कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जाहिर है जितनी रेगुलाइज ज्यादा है उतना चेक एंड बैलेंस भी ज्यादा रखेगी, उतने वो टैक्सेस भी जो है वो एफिशिएंटली कलेक्ट करेगी, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि अभी बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर जो है रेगुलाइज होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा, तो फिर लिमिटेड सेक्टर प्रोड्यूस करेंगे जिससे प्रोडक्शन कम होगी, और जितनी गवर्नमेंट डी रेगुलाइज होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। मतलब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलाइज्ड है। सो अगर गवर्नमेंट जितनी डी रेगुलाइज्ड होगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। So these are the overall determinants of aggregate supply, factors that shift the aggregate supply कर, तीन मेजर हैं और बाकी इनकी सब हेडिंग्स है। This is the source of this lecture from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 29, aggregate demand and aggregate supply। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Next topic that we are going to discuss is equilibrium and changes in equilibrium. Equilibrium in the economy, obviously इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इनको इक्वल करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक फोर्सेस के जरिए इक्वल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड shows the inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. On the other hand, aggregate supply curve shows the relationship between the price level and output produced by the economy. So at that point where aggregate demand is equal to the aggregate supply, this is named as the equilibrium price level. And at that point where aggregate demand is equal to the aggregate supply, this real GDP is named as equilibrium real GDP. जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो उसको इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी बोलेंगे। So here is the negatively sloped aggregate demand curve and here is the positively sloped aggregate supply curve. At that point both are equal, that is the equilibrium price level 100 and 510 is the equilibrium level of real GDP. Furthermore, you can see that aggregate supply curve is a horizontal slope at the very start and positively sloped after that, and finally vertical slope in the long run. एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जो शेप है वो शुरू में हॉरिजॉन्टल स्लोप होनी चाहिए, फिर पॉजिटिव स्लोप, फिर वर्टिकल स्लोप। However, our aggregate demand curve is negatively sloped. Let's see the changes in aggregate demand and aggregate supply, or you can say that how the changes in aggregate demand and aggregate supply affect the equilibrium level of price level and real GDP. How the changes in aggregate demand, aggregate supply, or determinants of aggregate demand or determinants of aggregate supply affect the equilibrium level of price level and equilibrium level of real GDP. वन बाय वन हम चेक करते हैं। फर्स्ट डायग्राम में ये चेक है कि करंट जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है इसमें ये विजिबल है कि हाउ चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी।
अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है किसी भी वजह से, चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़े, चाहे कोई भी एग्रीगेट डिमांड का डिटर्मिनेंट बढ़े, उस वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या इफेक्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम पे? हियर यू कैन से दैट प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं नया इक्विलिब्रियम दिस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट। लेट्स से देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और रियल जीडीपी? एग्रीगेट डिमांड कम हुई किसी भी फैक्टर की वजह से, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, और इक्विलिब्रियम ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आ गया। और क्या इफेक्ट हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी पे? इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई है एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी भी जो है वो कम हो गई है, इक्विलिब्रियम ए से सी पॉइंट पे आ गया है। सेम वे में लेट्स सी what happens to equilibrium price and real GDP as a result of change in aggregate supply? लेट्स से कि एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, प्रोडक्टिविटी कम हो जाने की वजह से, या लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की वजह से, या जो हमने इसके वेरिएबल पढ़ा है, इनपुट प्राइस पढ़ा है, इनपुट प्राइस बढ़ जाने की वजह से, तो ऑब्वियसली जिसका डिटर्मिनेंट होगा उसी कर को अफेक्ट करेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट की वजह से एग्रीगेट सप्लाई लेट से कम हो जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ए से बी पर चला जाएगा। तो क्या इफेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस पे? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी कम हो गई है, ये आप बता देंगे सिंपली। इसी तरह व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई? लेट्स से कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, इनपुट प्राइस कम होने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड और इक्विलिब्रियम बी से ए पर आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया? प्राइस लेवल कम हो गया, रियल जीडीपी बढ़ गई, ये आप बता देंगे सिंपली। सो दिस इज हाउ यू कैन सी what happens to equilibrium price and quantity as a result of change in aggregate demand or aggregate supply. So these are the changes in equilibrium. और ये चेंजेस इकट्ठी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ने अलग अलग इफेक्ट करना है, ये दोनों एट द सेम टाइम भी चेंज हो सकते हैं। तो वो रिलेटिव डिपेंड करता है, अगर दोनों सेम रेशियो से चेंज होंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल इफेक्ट होगा, डिफरेंट रेशियो से चेंज होंगे तो दोनों वेरिएबल इफेक्ट होंगे, प्राइस लेवल भी रियल जीडीपी भी। Another thing which is not mentioned here I want to explain. In the immediate short-run period, when aggregate supply curve with horizontal slope, उस केस में अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व में चेंजेस आती है, ऑब्वियसली फिर वो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा, एग्रीगेट डिमांड ने उसको कट किया होगा। अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड में एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज होता है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि रियल जीडीपी पे सिर्फ इफेक्ट होगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल स्लोप है, प्राइस लेवल वहां पे फिक्स्ड होता है, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आती। तो अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है तो उससे सिर्फ प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा, बल्कि रियल जीडीपी सिर्फ वो चेंज होगी। और अगर शॉर्ट रन पीरियड है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जहां पे अब ये सारे डायग्राम्स बनी हैं जिस शेप में, तो अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है तो वो प्राइस लेवल और रियल जीडीपी दोनों को अफेक्ट करेगा। एंड इन द लास्ट when in the long run when aggregate supply curve is vertical slope, उस वर्टिकल स्लोप में अगर जब इसकी शेप वर्टिकल स्लोप हो जाती है, उस केस में अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो उस केस में सिर्फ प्राइस लेवल पे इफेक्ट होगा, रियल जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा एग्रीगेट डिमांड चेंज होने का। So these are the points that I want to explain. This is the source of this lecture, Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, Chapter 29, Aggregate Demand and Aggregate Supply. यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।